नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट है इसके प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व कर रहे थे। और दोस्तों अभी तक हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 10 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप लास्ट से देखिएगा। दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। यदि आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे जो उन स्टूडेंट से जो प्रैक्टिस सेट लगातार लगा रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतना आपको जो है ना अंदर से बूस्ट मिलेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों इसी के लिए हमने आप सभी के लिए एक पेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है जो आपको हम टेलीग्राम पे करवाते हैं। ये हमारा वॉल्यूम 8 होगा कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए। दोस्तों आपके सिलेबस दे रखे हैं, जैसे कि आपके पास मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जीके 20 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन और इंग्लिश 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको हम करवाते हैं टेलीग्राम पर। वो ऐसा प्रैक्टिस सेट होता है जहां से आपके एग्जाम में निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों केवल 43 रुपये है, बहुत ही मिनिमम फी है, आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। 43 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो जो आपके पास स्क्रीन पर नंबर दे रखा है 7549425490, इस नंबर पर आप हमें पेमेंट करके 43 रुपये, इसी मेरा व्हाट्सएप है, आप वहाँ पे पेमेंट स्लिप का स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। हम आपको टेलीग्राम का लिंक देंगे, उसको ज्वाइन कीजिएगा और टेस्ट लगातार दीजिएगा, जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित तौर से हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट 11 का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 पुस्तक के नाम है, इनमें से आपको ये बताना है कि विष्णु शर्मा द्वारा पुस्तक जो है वो कौन सी लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे जो पंचतंत्र हमारे पास है ये किसके लेखक है, तो इसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपके ना जाने कितने एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, और इसे भी आप ध्यान रखेंगे आपके आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना देखी जा रही है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की, तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक कौटिल्य। ठीक है, आपने कौटिल्य के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जिसे आप विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य के बारे में। ठीक है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त हो जाएंगे। साथ दोस्तों हम बात करें इंडिका पुस्तक की, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो जो हमारे पास मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज, वही क्या हो जाएंगे, तो इंडिका पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें राजतरंगिणी का निगाह, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो कलहन। कौन है, कलहन जो है राजतरंगिणी के लेखक यहाँ पे हो जाएंगे। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ना, ये आपके किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये राजनीति संबंधित पुस्तक है। ठीक है, राजनीति संबंधित पुस्तक है अर्थशास्त्र। अगर हम बात करें इंडिका की दोस्तों, तो ये मौर्य वंश के बारे में बतलाता है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बारे में, मौर्य वंश के बारे में इंडिका पुस्तक जो है ना आप लोगों को बताता है। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें राजतरंगिणी का, तो जो इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी में चर्चा किया गया है। ठीक है, इस बात को भी आप तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप देखिएगा तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना जाने कितने एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके पास जो गीत गोविंद पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो जयदेव जो है वो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जयदेव जो है ना गीत गोविंद पुस्तक के थे। इसके अलावा एक और इसकी पुस्तक फेमस है, जैसे कि आपके रति मंजरी हो गया। ठीक है, रति मंजरी, रति मंजरी पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे, तो जयदेव हो जाएंगे। इस बात को भी आप तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास के बारे में कौन नहीं जानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे लेखक हैं और बहुत ही प्रचलित हैं, इसलिए इसके पुस्तक जितने भी हैं उसको आपको ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपके रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस के लेखक कौन हो जाएंगे, तो तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप सुने होंगे दोहावली। ठीक है, दोहावली, दोहावली के लेखक कौन हो जाएंगे, तो तुलसीदास हो जाएंगे। साथ ही जो गीतावली है ना, गीतावली, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तुलसीदास जी हो जाएंगे। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना होगा। एक और है कौन सा हमारे पास, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे, तो तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम बात करें कि मीराबाई का, तो दोस्तों मीराबाई जो है ना गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका यदि लगा दिया जाए, गीत गोविंद टीका, तो दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, तो मीराबाई हो जाएंगी। ठीक है, और जो हमारे पास एक है राग गोविंद, राग गोविंद की अगर बात पूछा किया जाए आपसे,
राग गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे, तो वो भी मीराबाई जी हो जाएंगी। दोस्तों हम बात करें कि कबीर का, तो कबीर के लेखक जो कबीर हैं इनकी जो पुस्तक कौन सी है, बीजक है। ठीक है, कौन सी, बीजक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारे प्रश्न के यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किसने जाति व्यवस्था को अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज, सत्य की खोज करने वाले का समाज की स्थापना की थी। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सत्यशोधक समाज है ना, इसके स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 24 सितंबर 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सवाल जो है ना कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो आपको सवाल रिपीट होते हैं उसको आपको तो ध्यान रखना ही रखना है। बाकी ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है ना, इसके संस्थापक कौन थे आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है ना, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1939 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर के जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। और सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे, आपको पता है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु तथा चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु मानते थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों, इसकी जयंती कब मनाते हैं हम लोग, 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के क जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए मूल अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 21 का क जो है ना, ये किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, आपको बताना है। तो दोस्तों ये था कौन सा, 2002 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, एक संविधान संशोधन होता है कौन सा, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब होता है, 2002 में होता है। इसी के तहत जो है आपके अनुच्छेद 21 के क को इसमें जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया है क्या कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होंगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है आपके पास, तो एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो है ना संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 21 किस में आता है, 12 से 35 के बीच में आता है। इसका मतलब क्या है, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और दोस्तों हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को अपने देश के संविधान में अडॉप्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है। दोस्तों अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद आ गया है तो उस विवाद का जो अंतिम फैसला लेगा ना, वो कौन लेगा, आपको ही बताना है। ठीक है, तो किसके पास अधिकार है दोस्तों, तो ये आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो उसकी जो अंतिम निर्णय देगा वो कौन देगा, तो सुप्रीम कोर्ट देगा। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अनुच्छेद 300 कितना 24 में आपके पास क्या है, तो निर्वाचन आयोग है। ठीक है, अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 324 में निर्वाचन आयोग है। और दोस्तों हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री कितने हैं, 75 के 3 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। और लोकसभा दोस्तों कितनी है, देखिए स र ला, ध्यान रखिएगा। स मतलब संसद 79, र मतलब राज्यसभा 80 और ल मतलब लोकसभा 81, यानी कि लोकसभा कितने में है, 81 में है, अनुच्छेद में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न के यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है, इस तरह कंटेंट देखना पसंद है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल फिर आपको मिलेगा नहीं, जिससे आप लाभ उठाने से वंचित रह पाइएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है, तो उसकी जो नियुक्ति होती है ना, उसके लिए क्या क्या अर्हताएं होती है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें 3 होगा, 1 नहीं होगा। आपको वही चूज करना है जो नहीं होगा। ठीक है, देखिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल होना चाहिए उसे भारत का नागरिक, ये तो पहले सही है। दूसरा दोस्तों हम बात करें कि उसे 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए, ये भी दोस्तों बात बिल्कुल सही है कि उसे 35 वर्ष या उससे अधिक आयु की होनी चाहिए। उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हता होनी चाहिए। दोस्तों ये बातें कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा से होनी चाहिए।
और दोस्तों उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, ये भी बातें बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पे गलत कौन सा है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास में गलत हो जाएगा। दोस्तों को पता है कि राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में राज्यपाल के पद हेतु जो है ना प्राप्ता निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार आप देखिएगा तो इसमें कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इन सभी क्राइटेरिया का आप फुलफिल करते हैं तो आप जो है यहाँ पे राज्यपाल बन सकते हैं। दोस्तों राज्यपाल की हम बात करें तो वो ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य होता है और ना ही राज्य विधायक का कोई सदस्य होता है राज्यपाल, यानी कि उसको सदन से कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। दोस्तों देखिए एक ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि बोलने का अधिकार है, किस विधि अधिकारी के पास संसद में दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। दोस्तों बोलने का अधिकार है लेकिन वोट डालने का अधिकार यहाँ पे इसको नहीं होता है। सिर्फ बोल सकता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, वैसे वैसे होना चाहिए, अपना अपना वक्तव्य रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो उनका नाम क्या है दोस्तों, वो होते हैं कौन से, महान्यावादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो संसद के किसी सदन में या लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसमें जाके बोल सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार के वोट इसमें डाल नहीं सकते हैं। दोस्तों हम बात करें कि महान्यावादी की, इसके अनुच्छेद जो है 76 में महान्यावादी की चर्चा की गई है, ठीक है। और जिस इसकी नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है महान्यावादी की। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों क्या होता है महाधिवक्ता जो राज्य में होता है, और ये अनुच्छेद नंबर कितना है, तो अनुच्छेद 165 के तहत जो है ना आपके पास महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 165 में, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि किसी भी सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है, तो दोस्तों वो कौन सा है, अनुच्छेद 88 में ये बात कही गई है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो किसी भी सदन में जाकर के बोल सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 88 में इसकी चर्चा की गई है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप समानतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध होती है। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात करें तो भारत में सबसे अधिक कौन सी जलवायु प्रयुक्त होती है, आपको ये बताना है, ठीक है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे जो है ना उष्णकटिबंधीय मानसून जो है भारत में सबसे अधिक देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों और हमारा जो देश है भारत उपमहाद्वीप ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में आता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों को पता है कि भारत में जो है ना कर्क रेखा भारत के लगभग लगभग क्या 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से, जैसे आप यहाँ से देखेंगे पश्चिम से तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा तो हम आपको क्या बताए थे, फिर से आपको बताए थे, आप लोग लिख लीजिएगा यदि लिखने का मन हो तो। देखिए गुजरात हो गया, ठीक है, उसके बाद कौन सा राजस्थान हो गया, ठीक है, उसके बाद तो कौन सा मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन सा छत्तीसगढ़, ठीक है, देन क्या हो जाएगा झारखंड, उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल, और उसके बाद दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपके पास त्रिपुरा, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा तो आपके पास मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बिहार जो इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन अनुसार देख लेते हैं हम लोग, इसमें त्रिपुरा है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, हाँ राजस्थान है, लेकिन दोस्तों उड़ीसा जो है ना नहीं है, यानी कि भारत में जो उड़ीसा है इसके द्वारा कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों रेगुर मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और रेगुर मिट्टी का दूसरा, और इसे हम क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से भी रेगुर मिट्टी को जानते हैं। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें इसके क्षेत्रफल मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग और मैसूर के उत्तरी भाग में ये पाई जाती है। और इस मिट्टी में क्या होता है, चूना, मैग्नीशियम और लोह तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको हम क्या बताएं, यदि आप हमारे से जुड़े हुए हैं ना बहुत पहले से, आपको हम ये बताएं कि जो भी चीजें पहली बार होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो देश में हो या राज्य में हो या कोई विदेश में हो, कुछ भी हो, पहली पहली बार जो पहला पहला तो प्यार जो है ना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उसी प्रकार से आप ये देखेंगे कि कोई चीज जो पहली पहली बार होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिए इस चीज को। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो तारापुर था, ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आप तो ध्यान रखिएगा, ये आपके पास महाराष्ट्र में तारापुर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कब चालू हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1969 ईस्वी को ये चालू हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो ये सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? तो दोस्तों यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य का जो लिंगानुपात है वो उच्चतम है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास केरल है ना, इसका लिंगानुपात क्या होगा? सबसे अधिक होगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम तमिलनाडु की बात करें तो कितना होगा? 996 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो केरल है कितना? 1084 यहाँ पे हो जाएगा। और सबसे कम दोस्तों कहाँ देखने को मिलता है? हरियाणा में 879 यहाँ पे हो जाएगा, 879। और हिमाचल प्रदेश दोस्तों बात करें तो 900 यहाँ पे 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप देखेंगे तो केरल में क्या होगा? सबसे अधिक यहाँ पे लिंगानुपात हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा लालटेन जब पहले जमाने में होते थे, हम लोग पढ़ते थे, तो इसमें क्या होता था? मिट्टी का तेल उसमें हम लोग क्या एक बत्ती लगा देते ना, मतलब जैसे कि वो तेल ऊपर जाता था, बत्ती से बोल सकते थे। तो बत्ती में से तेल जो है नीचे से ऊपर कैसे पहुंचता था? वो कौन सी प्रक्रिया होती थी? तो उसमें होती कौन सी? केशिकत्व होती थी। उसी वजह से क्या होता था, जो तेल जो है ना ऊपर रिस के पहुंचता था। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश के उदाहरण होते हैं? तो दोस्तों ये क्या होते हैं? आपके पास हेलोजन होते हैं। जो आपके पास क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन है क्या? नहीं है। तो ब्रोमीन दोस्तों क्या होता है आपके पास? तो हेलोजन में आते हैं ब्रोमीन, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। एक होता है कौन सा? एस्टेटीन। एस्टेटीन भी क्या होता है आपके पास? तो ये भी हेलोजन में ही आते हैं। और दोस्तों हम बात करें कि आवर्त सारणी के जो अनुच्छेद बोलते हैं, आवर्त सारणी के जो समूह है हमारे पास दोस्तों कौन सा? 17 दोस्तों क्या आपके पास? तो हेलोजन की चर्चा की गई है, बताया गया इसमें हेलोजन है। ठीक है, किसमें? 17 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं? यानी कोशिका का अंग ऐसा कौन सा है जो केवल पादप में पाया जाता है, मनुष्य में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों जो लवक हमारे पास होते हैं, प्लास्टिड जिसे बोलते हैं, ये केवल आपके पादप कोशिका में पाया जाएगा। ठीक है, जो केवल जंतु कोशिका में नहीं होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में भी होता है। और लाइसोसोम हो गया यहाँ पे दोस्तों। लाइसोसोम की बात करें तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए आपसे कि आत्महत्या आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो हम लोग लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पास। और उस लवक की हम बात करें तो लवक जो है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णीय लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और वर्णीय लवक जिसे हम क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डेंगू जो है वो डैश से कहाँ से होती है? दोस्तों डेंगू की हम बात करेंगे तो डेंगू दोस्तों किससे वजह से होती है? तो डेंगू जो है ना वायरस होती है, विषाणु की वजह से क्या होता है आपके पास? डेंगू होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके पास जो हैजा होता है ना, हैजा हैजा किससे होता है आपके पास? जीवाणु से होता है। कौन सा? हैजा जो है जीवाणु से होता है। टिटनस की हम बात करेंगे तो टिटनस भी किससे होता है आपके पास? तो जीवाणु से होता है, टिटनस। और जो हमारे पास निमोनिया होता है, निमोनिया निमोनिया किससे होता है आपके पास दोस्तों? तो निमोनिया में किससे होता है आपके पास? जीवाणु से ही निमोनिया आपको होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि मलेरिया हो गया ना, मलेरिया किससे होता है दोस्तों? मलेरिया जो है आपके पास किससे होता है? ये आपके परजीवी से होता है। कौन सा? मलेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं कि मई 2024 में फ्रांस ने किस द्वीपीय क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, तो दोस्तों ये करंट अफेयर सवाल है, आपके पास न्यू कैलेडोनिया यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों प्रश्न में एक प्रश्न छुपा हुआ है यहाँ पे कि
अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो शक्ति युद्धाभ्यास है ये किसके किसके बीच में होता है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका आंसर क्या होगा, मेघालय में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भारत द्वारा किस देश को 14,000 टन और गैर बासमती चावल का निर्यात किया है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये मॉरिशस को किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो 20 प्रश्न थे जीके के वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं मैथ्स की ओर। आप लोग मैथ्स को पहले सॉल्व कीजिए खुद से, उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा कि आपका आंसर सही हो पा रहा है जो हमने बनाया है आपने, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके पास पहला बोर्ड मार्क्स सवाल है। आपको पता है कि बोर्ड मार्क्स सवाल हम नहीं बताते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आप लोग ग्रेजुएशन पास हैं तो इतना सवाल आप सिंपली उससे सॉल्व कर ही सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप लोग बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आपका आंसर डी, यदि आपका आंसर 3 आता है इसका मतलब आपका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि a बराबर √4 दिया गया है तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक वैल्यू दोस्तों कितने हमारे पास है, √4 है ना। √4 मतलब क्या होता है, 2 होता है, यानी इसका वैल्यू आप जहाँ जहाँ ए है ना इसमें पुट कर दीजिए। जैसे कि √9 है तो √9 का कितना होगा वैल्यू, 3 आएगा ना। तो 25 गुना ए है तो 25 गुना 2 कर दिए यहाँ पे, तो 25 में कितना होगा 50 होगा। अब प्लस में √64 कितना होता है वैल्यू 8 होती है। आप सबको जोड़ दीजिए, 50 और 58 3 कितना होता है 61। 61 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे कहता है कि हल करने के लिए कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे हल कीजिए, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है, आप इसे हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, तो देखिए एक तो तरीका ये है कि आप ए और बी मान लीजिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हमारे पास है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। नहीं कुछ तो एक ले सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेगा कितना होगा √3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 भागा √3 करेंगे तो √3 आएगा, और जब √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। -1 करेंगे, माइनस करेंगे और √3 में √3 से भागा देंगे तो एक भागफल आएगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। यानी क्या होगा, ये 2/√3 हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ना। अब इसी का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, यानी 4/3 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा तो जो हमारे पास सीपी कितना है, देखिए ये क्या है, क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। 1/7 मतलब ये हुआ दोस्तों, जब हानि कहेगा ना हम माइनस कर देंगे, यानी कि 6 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, किसका 144 का। क्या हो जाएगा 144 का कितना हो जाएगा दोस्तों 144 गुना 6 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इससे आपके आपके पास क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ आपके पास सीपी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे आप काटिएगा कितना, एक सेकंड उल्टा हो गया ना, 7/6 होगा ना, क्योंकि उसको नीचे देखिए, मतलब 6/7 मतलब हुआ 6/7 की वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी 144 दे रखी है। तो एक वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 144/6 गुना 7 करिएगा ना, हाँ तो यही करना है आपको, ठीक है। तो आप इसे काटिएगा कितना होगा 24, 24 से तो कितना होता है 168, यानी कि 168 क्या आपके पास है सीपी आया, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए 168 रुपये था, लेकिन आप कितना बेचे हैं 144 में बेचे, आपके पास लॉस हुआ ना, ठीक है हुआ। अब कह रहा है कि यदि पेन 189 में बेचा जाता है, यानी 168 में हम खरीदे हैं हमारे पास है, अब इसको 189 हम बेचेंगे तो लाभ होगा ना, कि वही कह रहा है कि लाभ कितना परसेंट होगा आपको ये बताना है। तो 168 में 189 देखिए कितना का लाभ हो रहा है आपके पास, यहाँ से आपके पास 21 का लाभ हो रहा है यहाँ से, और लाभ किस पे हो रहा है तो 168 पे हो रहा है। तो 168 कितना परसेंटेज निकालने आना ना, 100 से गुना कर देंगे यहाँ पे। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 21 कितना होता है 168 और 100/8 कितना होता है 12.5, यानी 12.5% की यहाँ पे क्या होगी लाभ होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। हानि आपके पास कितनी है 15% है ना, तो देखिए ये 15 क्या होता है 85 हो गया, ये मान लीजिए 100 है, सिंपल सी बात है। ये एसपी हो गया, ये क्या होगा सीपी हो गया। क्या कर रहा है कि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ज्ञात कीजिए। तो आप कर दीजिए 5 से 17 बजे 85 और 5 से 20, 17 और 5 20 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। क्या कह रहा है फिर से देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, ठीक है। हानि जो है आपके पास कितनी है 15% है ना, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो
क्रय कितना हो जाएगा आपके पास, विक्रय मूल्य 85 और यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 17, तो 20:17 होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो उपकरण जिसका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 रुपये तथा 20,000 रुपये है, इन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुल विक्रय मूल्य कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल दोस्तों। आपके पास 15,000 सवाल 15,000 है ना यहाँ पे, तो 15,000 में जब हम क्या करेंगे, आपके पास 8% की छूट देंगे तो कितना हम बेचेंगे इसको, 92% में बेचेंगे ना। ठीक है, फिर दोस्तों आपके पास कितनी है, 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये में क्या करें, यहाँ पे 12% की छूट दे रहे हैं, तो कितना बेचेंगे हम लोग, 88% में बेच देंगे इसको। क्या रहा, ठीक है, तो बेचने के बाद आपके पास क्या है कि कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी इसको आप कर देंगे सॉल्व, जो आएगा इसको आप जो सॉल्व करेंगे, जो आएगा दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो आएगा आपको वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप कीजिएगा, तो 13,800 यहाँ पे होगा, होगा ना, और 20 से हम करेंगे आप 17,600 हो जाएगा। आप दोनों क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 और 7 × 10 = 11, 1 2 3, यानी 314,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। दोस्तों वीडियो को आप अच्छे से पढ़िए, यानी क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, उसके बाद इसे आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो बहुत ही इजीली से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर के एक कार्य को 30 दिन में करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर के एक कार्य को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सी के साथ मिलकर के वह उसी काम को 24 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का काम करके कितना दिन करते हैं, 24 दिन में करते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम देंगे, कितना होगा, 120 हो जाएगा। 30 चौके 120 यहाँ पे 4 होगा, और 24 पंच 120 यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी जब हमारे पास 4 है, इसका मतलब सी कितना होगा, 1 होगा, तब ना 4 1 5 मिलकर 4 1 मिलकर 5 होगा यहाँ पे, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी हमारे पास आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब सी पूछ रहा है दोस्तों, सी हमारे पास काम टोटल कितना है, 20, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 20/1 कितना होता है, 120, यानी 120 जो है यहाँ पे दिन लगेगा उसको पूरा करने में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों के बाद 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, तब काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए 36 पुरुष है ना दोस्तों, तो 36 पुरुष है, ठीक है, 24 दिनों में काम करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 8 दिन के बाद कह रहा है ना, तो 24 में से 8 घटा दिए, कितना बचेगा हमारे पास, 16 दिन बचेगा ना। ठीक है, यही कहता है 4 श्रमिक चला गया, पहले हमारे पास कितना श्रमिक था, 36 था, अब कितना बचा, 4 जाने के बाद 32 बचा ना, तो 32, वही कहता है कितने में करेगा, तो x दिन में करेगा। आप से सॉल्व कर दीजिए, 16 दिन 32, 2 से 18 बार में, यानी कि 18 बार क्या हो गया, x हो गया, यानी x क्या हम माने थे, तो दिन माने थे, तो 18 दिन इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पे देखिए ये सवाल दोस्तों है ना, बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा सा ये मतलब कि मतलब कि थोड़ा-सा लेंदी है ये सवाल, हम आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो ये आपको लेंदी सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएँगे, तो आपको हम बताएँगे, बहुत लेंदी हो जाएगा तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। इस प्रश्न को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए स्किप है, इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी जो आप नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि हमको ये जो प्रश्न है 29 नंबर का नहीं बना है, तो आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम आपका इसका आंसर आपको हम बता देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि यदि संटी अपनी मासिक वेतन का 50% भोजन पर खर्च करता है और 20% किराए पर खर्च करता है, और वह 1500 रुपये की क्या करता है, बचत करता है। दोस्तों हम बताए थे कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि मासिक वेतन का 50% जो है भोजन पर, यानी कि मासिक वेतन यदि आप मान लीजिए इसको 100 रुपये है, तो 50% खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा, 50% बचेगा ना। और फिर कहता है कि 20% किस पे खर्च करता है, तो किराए पर खर्च करता है, तो 20% और खर्च कर दिया अब इसके पास। तो दोस्तों आपके पास टोटल कितना खर्च किया, 50 20 70 खर्च कर दिया, यानी कि 100 रुपये आपके पास था, आपने 70 रुपये खर्च कर दिया, बचा कितना आपके पास, 30% बचा। तो यही 30% की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी दे रखी है, तो 1500 के बराबर दे रखी है। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल, कितना हो जाएगा आपके पास, तो 500 हो जाएगा। इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों, तो वो कितनी हो जाएगी, तो 50 हो गए यहाँ पे, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे तो 5 पर 1 2 3 0, यानी कि 5000 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है, यानी ए का वेतन जो है ना, ए का वेतन कह रहा है कि बी के वेतन से 20% कम है, यानी ए का वेतन बी के वेतन से, यानी कि कितना हो गया, 80 हो गया ना। देखिए
ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन जो है ना बी के वेतन से 20% कम कर दिए हम लोग, ठीक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने अधिक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। 20 × 80 20×100, ठीक है। देखिए 4 से ए बड़ा कितना, एक किस पे 4 पे, इसलिए 100 पे कितना होगा, तो 25% यहाँ पे क्या है, तो अधिक है। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, जिससे खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि यहाँ पे हो। आपको इसका जवाब बताना है कि 14% की वृद्धि कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है, तो दोस्तों खर्च होता है। आपने इस बात को देखा पढ़ा होगा। देखिए प्रारंभ में मूल्य कितना था हमारे पास, एक था, खर्च भी कितना था, एक था, तो मतलब खपत कितना था, एक था, तो बचा था कितना, एक था, ठीक है। अब वर्तमान दोस्तों क्या था हमारे पास, तो 52% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगी 1.52 एक्स मान लेते हैं गुना एक्स, यानी एक्स किसको माने हैं, खपत को माने हैं। तो खर्च कितना हो रहा है दोस्तों आपके पास, तो इतना परसेंट की यहाँ पे वृद्धि हो रही है खर्च में, तो 1.1% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जब एक्स की वैल्यू निकालिएगा तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, तो 25% यहाँ पे आ जाएगी एक्स की वैल्यू, जो ऑप्शन में किसमें दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे क्या निकालेंगे, इन दोनों से स्पीड पहले निकाल लेते हैं। स्पीड कितना होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, मतलब कि चार बराबर दूरी प्लस समय। दूरी हमारे पास 5 है और समय दोस्तों 20 मिनट है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो घंटा में चेंज कर देंगे। तो 60 से यहाँ पे नीचे में 60 से गुना करेंगे ना, यही ऊपर में चला जाएगा, तो 60 से गुना हो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 20×60, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है पहले इसकी स्पीड थी, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कम हो जाती है, इसमें आप 3 घटा देंगे, कितना बचेगा आपके पास, 12 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा ना, ठीक है। अब कह रहा है कि तो उसी दूरी को, यही 5 किलोमीटर को तय करने के लिए लिया गया समय बताइए। तो समय पर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितना दे रखी है दोस्तों, हमारे पास दूरी देखिए 5 किलोमीटर, और चाल हमारे पास कितनी है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे मिनट में पूछा है, इसको हम क्या करेंगे, तो मिनट में चेंज कर देंगे, 60 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो ये क्या होगा आपके पास, तो मिनट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो मिनट में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5/12 इंटू 60 कर देंगे ना, एक सेकेंड, 60 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो 12×5 = 60 और 5×25 यानी कि 25 मिनट दोस्तों यहाँ पे इसका लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि कोई पुरुष पी से क्यू जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और क्यू से पी जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास इस टाइप का सवाल होगा एवरेज स्पीड का, और जहाँ पे डिस्टेंस सेम होंगे, डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं होगा, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, तो 2xy/x+y इस फॉर्मूला को आप लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे 2 गुना x कितना मेरे पास है 5, y कितना है 3, प्लस 5 प्लस 3 कर देंगे तो कितना होगा 8 होगा, यानी कि 2 गुना 15 गुना बटा 8, 3 2 चौके 8, 15/4 करेंगे तो 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि एक बस क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस के समान दिशा में साइकिल चला रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 4.5 सेकेंड एवं 9 सेकेंड में तेजी से पार करती है। लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों लंबाई मतलब क्या होता है, दूरी। दूरी मतलब क्या होता है, 4 गुना समय होता है ना। तो हम मान लेते हैं कि बस की चाल जो है ना y किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब भी सेम डिस्टेंस में जाएगा, जब सेम मतलब कि सेम दिशा में जाएगा, तो उसकी चाल जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है, और जब अपोजिट जाएगी तो क्या होगा, चाल जुड़ जाएगा। कह रहे हैं कि एक बस इतना समान दिशा में जा रहा है, इसका मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, तो उसकी जो चाल होगी वो घट जाएगी। तो हम बस की चाल y माने हैं, तो y में क्या करेंगे, पहले को घटा देंगे, घट जाएगा ना। यदि विपरीत होता है उसको हम जोड़ देते हैं, तो y माइनस कितना होगा 9.6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोस्तों क्या आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो उसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 5/18 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, आपके पास देख पा रहे होंगे ऑप्शन में मीटर मिनट में दे रखा है, इसलिए हम उसको चेंज करना, हमको सॉरी मीटर में दे रखा है, तो हमको चेंज करना पड़ रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये क्या हो गया, चाल गुना समय 4.5, ठीक है, सेकेंड बराबर हम कर देंगे कितना, तो y - 12 गुना फिर ये 9 सेकेंड, फिर इसको हम क्या करेंगे,
मतलब कि मीटर पर सेकंड चेंज करके 9 से गुना कर देंगे, यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ से दोस्तों आप y की वैल्यू जब निकालेंगे सॉल्व करके, आपके पास कितना आ जाएगा, तो 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास y की स्पीड आ जाएगी। और y का स्पीड हमने क्या माना था, तो बस की चाल माना था। तो अब बस की लंबाई निकाल दीजिए। लंबाई बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा आपके पास, 14.4 माइनस कितना हो जाएगा, 12, गुना कितना, 5/18, गुना 9। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 6 मीटर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है ना 7:3 है। लड़कों की औसत अंक 65 है और लड़कियों के 72 है। पूरी कक्षा में औसत अंक कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अनुपात कितनी है लड़का लड़की की, 7:3 है ना। ठीक है, अब लड़के के कुल अंकों की बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें बुआई का कितना हो जाएगा, औसत कितना है 65 इंटू 7 कुल हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम गर्ल की बात करें, अगर तो गर्ल कितनी है 72 है, और उसका रेशियो कितना दे रखी है, तो 3 दे रखा है। ठीक है, इसे आप करेंगे तो कितना आपके पास होगा 455, और ये कितना होगा 3 दूनी 6 216। ठीक है, आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 671। अब क्या पूछा, एवरेज पूछा है ना पूरा, उसका एवरेज क्या होगा, तो 671, और टोटल कितना हो जाएगा 7 3 10, तो कितना होगा 67.1 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग कह रहे हैं कि 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर कितना है 8 था, जबकि n सदस्यों के अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत 9.2 था तो n का मान कितना होगा, n का मान दोस्तों आपको यहाँ पे निकालना है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए 12 सदस्यों का कितना हो जाएगा, 12 8 96, तो कितना दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, 12 गुना 8 करेंगे 96 हो जाएगा। और n सदस्यों कितना है दोस्तों यहाँ पे 10 गुना n 10n हो जाएगा ना। ठीक है, और जब पूरा स्कोर संयुक्त कितना है, तो 9.2 है। 9.2 क्या है आपके पास, तो संयुक्त औसत यहाँ पे दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 9.2 बराबर कितना, 96 प्लस 110 हो जाएगा ना। 96 प्लस 10n, और बट्टे में कितना दोस्तों आपको हो जाएगा 12 प्लस n हो जाएगा यहाँ पे। इसे आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 18 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कह रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणकों के औसत ज्ञात कीजिए। आपको 8 के प्रथम 20 गुणज का औसत निकालना है। दोस्तों क्या होगा, 8 होगा, 8 में 16, 8 से 24, इसी तरह से आप कितने जाएंगे 20 तक जाएंगे तो 160 यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20/2 इंटू कितना जाएगा 8 प्लस 160 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना पास आएगा, 1680 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 1680 क्या आया आपके पास, योग आया। औसत निकालेंगे हम लोग, औसत कितना होगा, टोटल योग बटे संख्या कितनी है 20 संख्या है, तो 20 से गुना कर डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा ये, तो आपके पास 84 बार में कट जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 2:1 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल कितने दोस्तों 200 दे रखा है, यानी कि हम इसे x मान लेते हैं दोनों को, तो 2x इंटू एक्स बराबर कितना दे रखी है हमारे पास 200 दे रखी है। ये कितना दोस्तों आपके पास हो जाएगी 2x² हो जाएगा बराबर 200 हो जाएगा। यहाँ से आप काटिए तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो 10 दूनी कितना आपके पास होगा, ये 20 हो जाएगा, और 10 गुना 10 हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद, दोनों 5 वर्ष के बाद जोड़ेंगे तो 20 प्लस 5 कितना होगा 25 होगा, और जो आपके पास यहाँ पे है 10 प्लस 5 कितना होगा 15 होगा। इसका आप रेशियो निकालेंगे, 5 या 15 25 25 5:3 का रेशियो होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ए की वर्तमान आयु 20 से 9 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों जब भी आप इस टाइप के सवाल बनाएंगे ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऑप्शन से ही उठाने की कोशिश कीजिए। अब हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं 48 ले लेते हैं, यानी ए की वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं 48 मान लेते हैं। जब ए का हम 48 मानते हैं दोस्तों, इसका मतलब बी क्या होगा, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी जो है 9 वर्ष अधिक है किससे, मतलब कि ए की वर्तमान आयु जो है 20 से 9 वर्ष अधिक है, यानी कि ये 20 से 9 वर्ष अधिक है। इसका मतलब ये 9 वर्ष कम होगा होगा ना, तो आप यहाँ से 9 वर्ष कम करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, तो यहाँ से 39 हो जाएगा ना, 39 वर्ष। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद ए की आयु, 10 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 10 अभी 48 है, 10 साल के बाद कितना होगा 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या 10 वर्ष पूर्व बी की आयु तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 29 वर्ष हो जाएगी ना, 29 वर्ष हो जाएगी।
आयु की दोगुनी हो जाएगी। देखिए 29 दूनी कितना होता है 58 हो जाएगा ना। इसका मतलब हम जो ये माने हैं ना फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ए 48 वर्ष का होगा वर्तमान में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यानी दोस्तों आपको इस टाइप के सवाल में आपको ऑप्शन से ही इसे पुट करना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा। यदि आप उसे वेरीफाई कर पाते हैं तो आपका आंसर सही वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज सभी के लिए मैथ्स और रीजनिंग को जो मैथ्स और जो जीके थे उसको कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग देख पा रहे हो कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आपका अपना ही चैनल है जहाँ पे आप पढ़ते हैं इस चीज़ को। और दोस्तों एक प्यार से कमेंट्स कर दीजिएगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगता है। हमारा जो प्रयास है, हम जब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, वो आपको वाकई में फ़ायदा होता है या कि नहीं होता है। ठीक है, या टाइम पास हो रहा है आपका, जो भी हो आपके मन में अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। होटल है, मेन्यू है, पुस्तकालय है। दोस्तों होटल में क्या होता है, मेन्यू होता है, आप जाते हो खाने के लिए। उसी प्रकार से पुस्तकालय हमारे पास है, तो पुस्तकालय में क्या आपके पास हो जाएंगे, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। पुस्तकालय में दोस्तों आपके पास हो जाएंगे कैटलॉग, यानी कि पुस्तक के जो समूह होते हैं ना, जो सूची होती है उसे क्या बोलते हैं, कैटलॉग कहते हैं। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो एक सीरीज दे रखा है उसको आपको फुलफिल करना है। आप देखेंगे और ए 25 है, वाई 1 है, एल 14 है, तो आगे क्या आएगा आपको वो ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा तो ए का यहाँ पे आप क्या देखिए, ए का क्या है, वाई है, आई क्या है, ए वाई आई एल है, आगे है, तो आपको बताना है क्या है। देखेंगे आप ध्यान से दोस्तों। यहाँ पे तो देखिए ये जो है ना, यहाँ पे जो 25 दे रखा है इसकी वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू कितनी दी है 25। और यहाँ जो एक है दोस्तों, यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है, एक होता है ना। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एल क्या हो जाएगा आप देखिएगा, तो एल यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल दोस्तों एल एल यहाँ पे कितना 12 होता है ना, तो 12 बाहर चला जाएगा। और ये 14 किसका होता है, एन का होता है, यानी एन और 12 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नीचे के चित्र के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा। देखिए ये ब्लैंक था, ये फुलफिल हो गया। ये भी फुलफिल है, तो इसका मतलब ये ब्लैंक होगा, और सेम आकृति होगी। सेम आकृति कहाँ है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये दोनों हो सकती है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राम अनिल का भाई है। देखिए कोई राम है, वो अनिल का भाई है। ठीक है, तो यानी राम और अनिल भाई भाई हो गए। और गोपाल का पुत्र है दोस्तों, जो हमारे पास ये दोनों है ना, वो किसका पुत्र है, गोपाल का पुत्र है, यानी गोपाल इसके पिता हो जाएंगे। अनिला गोपाल की पत्नी है, और अनिला दोस्तों के आपके पास गोपाल की पत्नी हो जाएगी, यानी कि जो यहाँ पे राम और अनिल की माँ हो जाएगी कौन सी, अनिला हो जाएगी। नंदू गोपाल के पिता है दोस्तों, नंदू क्या यहाँ पे हो जाएंगे, तो गोपाल के पिता हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों का दादाजी हो जाएंगे, और इनकी ये क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि अनिल का नंदू से क्या संबंध है दोस्तों। अनिल नंदू का कौन होगा दोस्तों, अनिल नंदू का कौन पोता हो जाएगा। तो पोता कहीं ऑप्शन में है क्या, नहीं। ऑप्शन में क्या है, तो पुत्र का पुत्र पोते होता है ना। इससे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि एक्स वाई का बेटा है। एक्स जो हमारे पास है वो किसका बेटा है दोस्तों, एक्स हमारे पास जो है वाई का ये बेटा है। एक सेकेंड, वाई का बेटा दोस्तों कौन हो जाएगा पास, तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वाई माँ है पिता है हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्स दूसरे कंफर्म है कि ये पुरुष है। वाई जेड की पत्नी है, इसका मतलब दोस्तों ये जेड पुरुष हो जाएगा, और ये पत्नी हो जाएगी वाई माइनस हो जाएगी, यानी कि एक्स की माँ वाई हो जाएगी, और एक्स का पिता जेड हो जाएंगे। ठीक है, डब्लू जेड का पिता है, और दोस्तों डब्लू जो है आपके पास ये जेड का पिता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक्स का दादा हो गए कौन से, डब्लू हो जाएंगे, और एक्स की वाई के ससुर कौन हो जाएंगे, डब्लू हो जाएंगे। यहाँ तक कन्फर्म है। तो कह रहा है कि वाई डब्लू का कौन है दोस्तों, वाई जो है ना, वाई डब्लू का क्या होगा, तो डब्लू क्या होगा, मतलब कि बहू हो जाएंगी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कल्याण ने कहा, उनका पोता मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है। यानी कि मेरे भाई का एकमात्र पुत्र कौन होता है, मेरा मेरा भतीजा होता है। तो उनका पोता यानी कि वो मेरे पिताजी हैं। तो कह रहा है कि उस व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंध है, तो उस व्यक्ति के कल्याण से, उस व्यक्ति के कल्याण कौन है, पिताजी हो जाएंगे। तो 46 का यहाँ पे बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर सीरीज को पूरा करना है। 13 है, 21 है, 33 है, 54 है, 91 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखेंगे इसके बीच में कितना का अंतर है। यहाँ आप देखेंगे 8 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे कितना अंतर है, 12 का अंतर है। इसके बीच में दोस्तों कितना अंतर है, तो 21 का अंतर है। ठीक है, इसके बीच में 37 का अंतर है। तो इसके बीच में आगे क्या होगा अंतर, ये आपको पूछा जा रहा है ना।
फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 4 का अंतर हो गया, यहाँ पे कितना का अंतर है, 9 का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर है, यहाँ पे 16 का अंतर है। देखेंगे आप तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 5 का स्क्वायर यानी 25 का अंतर होना चाहिए था ना दोस्तों। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब 37 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा, 62 हो जाएगा ना। अब 91 में 62 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 1 3 9 6 15 यानी कि 153 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 3 है, 27 है, 243 है, आगे क्या आएगा। तो आपको पता है कि 3 नंबर कितना होता है, 27 होता है ना। फिर 27 नंबर कितना होता है ये, फिर ये गुना 9 कर देंगे कितना होगा, 2187 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे S05 है, UR7 है, W11 है, 13 क्या होगा, देखिए 5 2 7 11 13 यानी कि आभार संख्या है। अब क्या आएगा, 17 आएगा। 17 कहाँ कहाँ है, ये है क्या, नहीं ये है क्या, नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, S हो गया, यहाँ पे S19 होता है, U21 होता है, ठीक है, W23 होता है, ये 25 होता है। अब क्या होगा, यानी दो बढ़ रहा है तो वाई जेड ए आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, ए आएगा, तो ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं, U21 आता है, ये आर कितना 18 हो गया, ये कितना 15 हो गया, ये कितना 12 हो गया, यानी कि 3 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे 9 होगा और 9 आई पे होता है, यानी कि ए आई यहाँ पे आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विषम को पहचान कीजिए, विषम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ये आधा वृत्त है, ये भी आधा वृत्त है, ये भी आधा वृत्त है, जबकि दोस्तों यहाँ पे आपके पास ये वृत्तखंड बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन जो सी वाला है यहाँ गलत है। सी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सी चित्र आगे आने वाली है उसको आपको ढूंढना है, कौन सी चित्र यहाँ पे आगे आएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर हमारे पास देखिए, ये वाली आकृति थी ना, ये यहाँ पे अंदर चली गई है, ठीक है। फिर से आप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो आकृति हमारे पास है बाहर वाली, वो अंदर चली जाएगी, तो अंदर जो है कहाँ चली जाएगी यहाँ पे, तो जो हमारे पास ये जो है, ये बाहर वाली जो है ना, ये वाला, ये वाला, ये जो त्रिभुज है, ये अंदर चली जाएगी। त्रिभुज अंदर में कहाँ कहाँ है, देखिए ये इसमें है क्या, नहीं इसमें है क्या, नहीं इसमें है क्या, नहीं सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन ए वाला कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्प में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी पैटर्न को पूरा करेगी, आपको ध्यान देना होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपको पूरा कर देगी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए घन की घूमी हुई दो स्थितियां दर्शाई गई है। आकृति जो यहाँ पे है सर्किल वाला के ऊपरी फलक पर होने पर निचले फलक पर कौन सी आकृति आएगी, आपको ये बताना है, ठीक है। दोस्तों ऊपरी फलक में यह द्वितीय फलक पर कौन सी आएगी, ये दोनों तो आएगी नहीं, सामने वाला, ठीक है, नहीं आएगी, तो कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी। दोस्तों आप देखेंगे तो ये वाली आकृति जो पहली वाली, ये वाली आकृति यहाँ पे आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यदि 14 यहाँ पे स्टार दे रखा है, 64 बराबर होता है 39, तो उसी प्रकार से ये भी है, उसी प्रकार से ये भी है, तो आगे क्या होगा, ठीक है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो 14 प्लस 64, 14 प्लस 64 बटे 2 कीजिएगा तो आपके पास 39 आएगा। उसी प्रकार से जब 52 प्लस 46 बटे 2 कीजिएगा यहाँ पे, तो दोस्तों आपके पास क्या आएगा, तो ये 98 आएगा, और 98 बटे 2 कितना होता है, 49 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपको लुप्त संख्या निकालना है, यहाँ पे ब्रैकेट में कौन सी संख्या लुप्त आएगी, ठीक है। तो 122 में से सब 122 में से 37 घटाइएगा तो कितना आएगा, 25 से 85 आएगा। तो इसको इससे माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास, 79 आएगा। तो 105 में से जब 166 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 39 बचेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। 35 7 है, 125 क्या होगा, देखिए 7 बचे 35 से क्या बचे, कितना होता है 125, तो 25 पंचे क्या होता है 125 होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पिक्चर को 6 के रूप में लिखा गया है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को लेटर है, एक माइनस कर देंगे कितना होगा, 6 बचेगा, ठीक है। उस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 है ना, तो एक माइनस कर दिया 5 बचेगा, जो संख्या दे रखी है उसको एक माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो एक माइनस कर देंगे 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, कपास है, ऊन है, रेयन है, कार्डबोर्ड है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कपास और ऊन और रेयन ये सभी तो एक ही हो जाएंगे, लेकिन कार्डबोर्ड एक नहीं होगा। लेकिन डी ऑप्शन है कहाँ पे, ऑप्शन बी में है डी, ठीक है। प्रतीक के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए, इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे तो तब जाके RHS बराबर RHS हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गुना कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो आपके पास 168 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है।
उस चित्र का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। कौन सा यहाँ पे अंश नहीं होगा, आपको ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन सी वाला जो है ना यहाँ पे ये नहीं होगा। देखिए ये इसका इधर है तो इसका उधर अपोजिट है, ये इधर तो ये इधर, ये इधर तो ये इधर, लेकिन दोस्तों ये एक ही दिशा में है इसलिए अलग है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग किधर, तो हिंदी की ओर। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रमवाच्य वाला वाक्य चुनिए। कौन से यहाँ पे हो जाएगा क्रमवाच्य वाला, तो बिल्ली के घर के हाथों चूहा मारा गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। यहाँ पे कौन से शुद्ध वाक्य यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों, तो नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ये शुद्ध वाक्य दे रखे हैं। उन्मुख का यहाँ पे कह रहा है कि उन्मुख के बारे में कुछ नहीं कहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे उन्मुख का क्या होता है, विलोम, विमुख होता है, यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है। ठीक है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है, चषक होता है। चषक होता है जो मदिरा पीते हैं उस प्याला को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, तो दोस्तों ध्यान देखिएगा आप लोग, जो लक्ष्मी है ये कादम्बरी का जो है समानार्थी नहीं है, बाकी मैना, सरस्वती, मदिरा ये सभी हो जाएंगे। प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्प में से सही का चयन कीजिए। एक डैश मोतियों से डैश। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक थाल मोतियों से जरा है। ठीक है, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, इससे होता है भेद प्रकट करना, कलई खोलने खोलने का मुहावरे का अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे एक, ये जो आपके पास ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। कोई चारा नहीं से क्या तात्पर्य है दोस्तों, यहाँ पे कोई चारा नहीं है कि दूसरा रास्ता ना होना। नियत से तात्पर्य क्या यहाँ पे है, तो नियत से तात्पर्य यहाँ पे होगा इरादा। ठीक है, क्या होगा, इरादा होगा। सात्विक नियत से क्या, सात्विक नियत से क्या होता है, तो दोस्तों इससे यहाँ पे क्या होता है, दुनिया का भला होता है। यहाँ पे आपके पास बेस्ट एक्सप्रेस है, यानी कि चाग्रीन मतलब क्या रहा है यहाँ पे, चाग्रीन मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो दोस्तों इम्बार्समेंट यहाँ पे हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। फिर से आपको सिनोनिम बताना है कि इसका इंडोमिटेबल का। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, इनविंसिबल हो जाएगा। फिर से आपके पास है एंटोनिम्स किसका, एनिग्मा का। एनिग्मा का एंटोनिम्स आपको बताना है, तो एनिग्मा का एंटोनिम्स क्या यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि क्लैरिटी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स आपको बताना है फिर से जेनोफिल का। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, जेनोफोबिया, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये दोस्तों आपके पास है समथिंग दैट सर्व्स एट रिमाइंडर, इसका आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको बताना है आपको। इसका आंसर होगा मोमेंटो। ठीक है, यहाँ पे आइडियम्स है ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि टू स्माइल ए लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे आइडियम्स आपके पास है कि टू कट कॉर्नर्स, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नॉट डू ए थिंग वेल इन ऑर्डर टू सम मनी, सेव मनी और एफर्ट। ठीक है, फिर से आपके पास एरर है दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि इफ यू वेंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इफ यू वेंट यहाँ पे जो है वो गलत लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, इफ यू हैड गॉन रहता तब जाके ये सही होता। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपके पास एक क्या है पैसेज है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्पीक कैन बी कर्स बिकॉज इट कैन, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा पढ़ने के बाद। द बेस्ट वे टू विन ए फ्रेंड टू अवॉइड डैश इन स्पीच, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इम्बिग्यूटी, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा। अब हम लोग कंप्यूटर को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिखाए गए समूह से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे हार्ड डिस्क यहाँ पे नहीं है, बाकी अंश भी यहाँ पे संबंधित हो जाएगा। सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। सीपीयू जो होती है दोस्तों, ये चक्र की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा हस्तांतरण के लिए प्रोटोकॉल है किस रूप में जानते हैं, तो दोस्तों इसे हम लोग जानते हैं यूएसबी पोर्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। निम्नलिखित में से वो इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बार कोड रीडर जो है यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो जाएगा। डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, दोस्तों डीपीआई इसका मतलब होता है कि डॉट्स पर इंच होता है, डीपीआई का फुल फॉर्म। ईडी रोम शब्द में ईटीओ का पूर्ण रूप क्या होता है, दोस्तों ईडीओ का फुल होता है यहाँ पे आपके पास एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट होता है। आप 224 जीबी को कैसे परिभाषित करेंगे, 224 जीबी मतलब क्या होता है, 1 टेराबाइट होता है, यानी 1 टीबी होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो ऑरेकल हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी डियोस, लिनक्स और विंडोज यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है, ध्यान देखिएगा आप लोग, जो यह यूनिक्स के साथ कंपेटेबल नहीं है ये सही नहीं है, बाकी अन्य सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे।
पूर्ण दूषित सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल होता है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए हानिकारक होता है। इनमें से कौन सा एक दूषित सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो जाएगा? दोस्तों मालवेयर यहाँ पे क्या होगा? दूषित सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो जाएगा। क्रमदर्शी आरेख फ्लो चार्ट में आयत क्या क्या दर्शाता है? तो दोस्तों आयत जो होता है यहाँ पे प्रोसेस को दर्शाता है। VB.NET में डैश रूपांतरण प्रणाली है, श्रेणी है जिसमें डेटा हानि या गलत परिणामों की कोई संभावना नहीं होती है। दोस्तों ये क्या होते हैं? पास व्यापक रूपांतरण होता है। 147 बेस 10 में जब हेक्साडेसिमल सिस्टम में परिवर्तित किया जाएगा तो क्या होगा? दोस्तों ये कितना आपके पास हो जाएगा? तो 93 यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं हम लोग कंट्रोल और V का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट करने के लिए। .xlx एक्सटेंशन किसके लिए है? दोस्तों ये एक्सटेंशन होता है हमारे पास है एक्सेल का है। किसका? एक्सेल का है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो वेब फाइलें, मिड फाइलें, साउंड इफेक्ट फाइलें के दो प्रकार है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। वेब ब्राउजर में हिस्ट्री इतिहास फीचर का कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका कार्य होता है, यह होता है जब तक आप ऑनलाइन है तब तक आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पर टैब रखना। इप्स ड्रॉपिंग डैश प्रकार के साइबर हमले का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये आपके पास मैन इन द मिडिल, ठीक है। ये पास है कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी प्रकाशित करने जैसे अपराधों को भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के डैश में परिभाषित किया गया है दोस्तों। तो ये हम लोग अध्याय 11 में इसे परिभाषित किया गया है। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का लास्ट सवाल आपके पास है कि ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं बस कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के प्रैक्टिस सेट 11 को यहीं पर समाप्त कर दिया है और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।